हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। आज हम लोग सीखेंगे मांगलिक दोष। दोष वर्ड थोड़ा बेकार सा लगता है। मांगलिक योग, नॉट दोष। ठीक है। दोष वर्ड नेगेटिव हो जाता है। हमें कभी भी किसी चीज का नेगेटिव यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज के प्लस और माइनस होते हैं। कब कोई व्यक्ति मांगलिक हो जाता है, कब कहा जाता है कि भाई मांगलिक है व्यक्ति और उसका विवाह मांगलिक से ही करिए या फिर मंगल की काट वाले से करिए। ठीक है। मैं बिल्कुल इनिशियल लेवल के साधारण नियम सिखाऊंगी इसमें आपको। एक चार्ट शेयर करती हूँ मैं आपसे। मुझे आप लोग ये देखकर बताइए कि कुंडली के पहले घर में कौन सा प्लेनेट है। शनि। 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 दूसरे घर में दूसरे घर में प्लूटो। चाहिए ही नहीं। तीसरे घर में, तीसरे में राशि है 10वीं मकर। चौथे घर में, चौथे में केतु और नेपच्यून। नेपच्यून। सर हर्षल नेपच्यून प्लूटो को रहने दीजिए। ओके। केतु। पांचवें घर में, पांचवें घर में तो कुछ नहीं है। छठे घर में, छठे घर में चंद्रमा। सातवें घर में, सातवें घर में भी नहीं है कुछ। आठवें घर में, बुध आठवें घर शुक्र में और सूर्य। बुध शुक्र और सूर्य 3 है। नवें घर में, नवे में कोई नहीं है। 10वें घर में, गुरु और इसमें राहु। गुरु और 11वें घर में, 11वां खाली है, ब्लैंक है। 12वें घर में, 12वें घर में मंगल। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी कुंडली के लगन यानी पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में, आई रिपीट, पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में मंगल ग्रह है। आपकी कुंडली के पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में यदि और 12वें घर में यदि मंगल ग्रह है तो व्यक्ति मांगलिक है। करेक्ट। आजकल कुछ ज्योतिषी सेकंड हाउस के मंगल को भी मांगलिक कहते हैं। एक प्रैक्टिस आई है, बोलते हैं ऐसा, पर जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो इन 5 घरों की थी। ये कुंडली के अंदर देखिए मंगल 11वें 12वें घर में बैठा, तुला राशि में दिखाई दे रहा है। तो ये मांगलिक है। इसके अंदर कुछ योग ऐसे भी होते हैं जिसमें मांगलिक दोष कमजोर पड़ जाता है या उससे छूट मिल जाती है। ये पूर्णतः पूरा सत्य नहीं है, वो थोड़ा एडवांस में जाके समझने वाला विषय है। पर साधारण विषय यही है कि पहले दूसरे बीच में, अब दूसरा आजकल शामिल हो गया, चौथा, सातवां, आठवां और 12वें घर का यदि मंगल है तो व्यक्ति मांगलिक है। अब लोग मंगल से डरते क्यों हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। बेसिकली मंगल क्या है? ऊर्जा, अत्यधिक क्रोध, एग्रेशन। और मंगल रिप्रेजेंट किसको करता है रामायण में बताइए, किसको रिप्रेजेंट करता है? मंगल हनुमान जी को। हनुमान जी को। हनुमान जी पराक्रम। आई समझ। अब अगर पहले घर में मंगल आ जाए तो कहां पे होगा? अगर पहले घर में मंगल आ जाए, मैम वृश्चिक लग्न में। नहीं,
अगर पहले घर में मंगल आ जाए तो क्या असर होगा? व्यक्ति के स्वभाव में उसका एग्रेसिव नेचर रहेगा। एग्रेसिव नेचर होगा। और वो मंगल देखो किस किस को देखेगा? चौथी दृष्टि से चौथे घर को देखेगा, सुख के घर को। सुख के घर को देखेगा ना, चौथी दृष्टि मंगल की चौथी, सातवीं, आठवीं दृष्टि होती है, करेक्ट? यस मैम। जी। सातवें घर को देखेगा, मतलब चौथे और सातवें घर पे अत्यधिक ऊर्जा। और आठवें घर को देखेगा, अचानक की चीजें। तो घर गृहस्थी का सुख और मानसिक शांति, ये सब डोमिनेशन में आ गया। अब आ जाते हैं चौथे घर पे। चौथे घर का मंगल पहली बात तो बैठ ही सुख के भाव में गया। अब चौथे घर का मंगल चौथी दृष्टि से अगेन सातवें घर को देखेगा, लाइफ पार्टनर के घर को। सातवीं दृष्टि से कर्म को देखेगा और आठवीं दृष्टि से आय के भाव को देखेगा, इच्छा पूर्ति के भाव को देखेगा। अब व्यक्ति क्या होगा? ओवर एग्रेसिव हो जाएगा। क्यों? सातवां काम त्रिकोण भी है और 11वां भी काम त्रिकोण है, ये भी एक्टिव कर दिए, एग्रेशन दे दी, इच्छा पूर्ति भी प्रबल हो गई, व्यक्ति की इच्छाओं का बहुत वेग हो गया, प्लस 7th लाइफ पार्टनर पे भी कंट्रोल हो गया, 10वां कर्म पे भी जोर हो गया। तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया, भावनाओं का आवेश कम हो गया। फिर होगी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब। अब सातवें घर में ही मंगल आ गया। अब बताओ हनुमान जी शुक्राचार्य के घर में क्या करेंगे? पति पत्नी के सुख में हनुमान जी क्या करेंगे? समझ में आई? ब्रह्मचारी थे हनुमान जी। पहली बात दाम्पत्य जीवन पे असर। दूसरी बात, सातवें घर का मंगल दंगल कराता है, क्योंकि बहुत पार्टनर के अंदर ओवर एनर्जी आ जाती है। लगन और सातवें वाला मंगल तो दोनों में से एक को बहुत डोमिनेटिंग कर देता है। अभी सातवें के मंगल ने लगन को देख लिया, लगन वाला सातवें को देखता है तो सातवें वाला भी तो लगन को देखता है। हाँ, सातवीं दृष्टि से देख। चौथी दृष्टि से 10वें भाव को देख लिया, कर्म को, और आठवीं दृष्टि से दूसरे घर को देख लिया, धन भाव। तो वाणी भी थोड़ी तीखी हो गई है ना, और परिवार और कुटुंब में भी थोड़े लड़ाई झगड़े बढ़ गए, एग्रेशन आ गए। अब आठवें घर का मंगल उतार चढ़ाव का घर, गुप्त चीजों का घर, एग्रेशन आ गई, एक्सीडेंट्स भी करा सकता है, आगजनी भी करा सकता है। ये थोड़ा खतरनाक मंगल होता है आठवें घर का मंगल। सबसे खतरनाक मंगल माना जाता है आठवें घर का मंगल। अब ये भी ठीक चौथी दृष्टि से 1 2 3 4 11वें इच्छा पूर्ति के घर को देख रहा है, फिर सातवीं दृष्टि से दूसरे घर को डिस्टर्ब कर रहा है, फैमिली लाइफ को, और आठवें से पराक्रम, मतलब व्यक्ति का कर्म भाव भी हो गया, उसने फैमिली में भी बहुत रोग मारना है। अब 12वें घर का मंगल कराए दंगल। क्यों? बेडरूम का घर है, लड़ाई झगड़ा। अब खर्च के घर में मंगल आ रहा है, मंगल ऊर्जा है, मंगल बाहुबल है। बात बात में व्यक्ति क्या करेगा? मारपीट पे उतर आएगा, ऊर्जा बहुत लगाएगा, सुनेगा नहीं। चौथी दृष्टि कहाँ गई? 1 2 3 4, तीसरा, फिर पराक्रम, फिर एग्रेशन आ गई। सातवीं दृष्टि कहाँ गई? छठे घर पे। छठा घर क्या है? ऋण रोग शत्रु, अब ये भी बढ़ गया। आठवां कहाँ चला गया? सातवें पे, यानी लाइफ पार्टनर। 8वें और 12वें का मंगल सबसे ज्यादा दंगल कराता है। अब क्यों कहा जाता है मांगलिक की शादी मंगल से हो या फिर बराबर की टक्कर के प्लेनेट से हो? बराबर की टक्कर का प्लेनेट मतलब उन घरों में भी वैसे ही नेचर का कोई ग्रह हो, लाइक राहु बैठ जाए, लाइक शनि बैठ जाए, काट करने के लिए कि बराबरी कर सके। मंगल वाली जगहों पे कोई और ऐसा प्लेनेट बैठ जाए जिससे मंगल से मंगल थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। भाई सीधी सी बात है, युद्ध के मैदान में 2 लोग उतर रहे हैं तो बराबरी तो होनी चाहिए ना। तो मंगल दोष को मानते हैं भी थोड़ा सा कट जाता है। अब कब मंगल होने पर भी मांगलिक दोष नहीं लगता है, एक रूल दे देती हूँ।
अगर कुंडली के चौथे और सातवें घर में मेष राशि का मंगल हो, अगर कुंडली के चौथे और सातवें घर में मंगल मेष या कर्क राशि का आ जाए, मेष या कर्क राशि का आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को मंगल उतना नुकसान नहीं देता। यदि कुंडली में मंगल वक्री हो तो भी मंगल दोष कमजोर पड़ जाता है। यदि मंगल नीच हो तो भी कमजोर पड़ जाता है, और यदि मंगल अस्त हो तो भी कमजोर पड़ जाता है। सबसे पहला उपाय, ऐसे व्यक्ति की 28 साल तक आयु पूरी होने तक शादी ना कराएं। 28 साल की उम्र तक शादी जहां तक हो सके ना कराएं। किन स्थितियों में ग्रह कट कर देते हैं मैंने आपको बताया ही है। जिन घरों में मंगल बैठा है, यदि ऑपोजिट उन्हीं घरों में कोई और क्रूर ग्रह मतलब शनि आ जाए, राहु आ जाए, ऐसा कोई और ग्रह आ जाए जिससे कि कट जाए, तो ये योग इतना बुरा प्रभाव नहीं देता। परंतु ये मैं ज्यादा इसलिए डिस्कस नहीं कर रही कि लोग अपनी पीएचडी ना करने लग जाएं। इसके लिए आपको योग्य पंडित या योग्य सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। पर मेन समझिए कि मंगल दोष क्या हो, ठीक है। भ्रांति होती है लोगों के दिमाग में। अच्छा, है काल सर्प दोष योग, बड़ा कॉमन वर्ड है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता उनकी कुंडली में काल सर्प योग है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, काल सर्प योग का मतलब होता है आपकी कुंडली के ग्रह 9 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं और 7 नॉर्मल ग्रह हैं। तो आपकी कुंडली के सभी ग्रह मतलब 7 के 7 ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाए, राहु और केतु के बीच में आ जाए। सपोज लगन में राहु है, सप्तम में केतु है और बाकी के 7 सब उसके बीच में है, बाहर नहीं है, राहु केतु की परिधि से बाहर नहीं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? समझ में आ रही है? हमारे भारत की जो जन्म कुंडली है ना, 15 अगस्त 1947 की, निकाल के देख लेना, काल सर्प दोष की कुंडली है। राहु से केतु के बीच में सभी ग्रहों का आ जाना, घरों को अब आप समझते हैं। सपोज तीसरे घर में राहु है, 9वें में केतु है, तो बीच में बाकी के 7 ग्रह आ जाए। अगर कोई कहे एक ग्रह बाहर है और आपका काल सर्प है तो नहीं माना जा सकता। हाँ, चंद्रमा बाहर होने पे फिर भी माना जा सकता है कि चंद्रमा बाहर है, लेकिन बाकी अगर कोई ग्रह राहु केतु के परिधि से बाहर है, राहु केतु के दायरे से बाहर है, तो काल सर्प योग नहीं माना जाएगा। क्लियर? क्लियर। यदि लगन अगर बाहर हो तो? हाँ जी, लगन अगर बाहर हो तो? लगन से क्या मतलब है? यहाँ लगन का कोई लेना देना नहीं है किसी भी भाव से। सुनिए, राहु और केतु आमने सामने रहते हैं, 7 घर कवर हो जाते हैं राहु केतु के बीच में। राहु यदि पहले में है तो केतु 7वें में होगा, राहु यदि दूसरे में है तो केतु 8वें में होगा। अब राहु से केतु के बीच में, राहु माने सांप का सर और केतु माने पूंछ, इसके बीच में बाकी के 7 ग्रहों का आ जाना। मैडम जैसे ये कुंडली सामने है, ये इसमें चौथे घर में केतु है और इधर ये राहु है, 10वें घर में राहु है, तो यहाँ पे इस दौरान इसमें होना चाहिए। जो शनि मंगल बाहर है ना, इनको भी इधर होना चाहिए। अगर इधर है तो काल सर्प होगा, ऐसा ना? अगर ऊपर हो तो ऊपर सारे के सारे ऊपर हो जाए तो भी होगा, राहु से केतु के बीच में फंसने चाहिए। ओके, क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया। वैसे देखो, मेरी धारणा ये कहती है राहु को आगे और केतु को पीछे होना चाहिए। मतलब राहु अगर दूसरे घर में है तो केतु 8वें में है, राहु अगर तीसरे में है तो केतु 9वें में है। पर बहुत सारे लोग
केतु से राहु को भी मान लेते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई सांप के अंदर ही है ना। अच्छा, ये भी है, राहु से ही काउंटिंग होना चाहिए। मैं ऐसा ही करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो केतु से राहु को भी मान लेते हैं। पर एक थ्योरी को मैं भी मानती हूँ कि राहु से केतु हो या केतु से राहु हो, पर कायदे से एक्चुअली तो राहु और केतु के बीच में फंस गए ना ग्रह। जो सभी ग्रह राहु से केतु के बीच में फंस गए, तो दैट मीन्स वो काल सर्प के अंदर है। ठीक है, जी जी, क्लियर होगी बात? ये क्लियर हो यस मैम। अब कल की क्लास में वो कॉम्बिनेशंस बना के आना जो मैंने आपको समझाए थे। कल की आपकी लास्ट क्लास आने वाली है इस सीरीज की, जो भी सीरीज चल रही थी, इसमें आप कॉम्बिनेशन जो मैंने 2-3 दिन पहले बनाने सिखाए थे वो बना के लाना अपनी अपनी कुंडली पर। ठीक है मैम, जैसे धर्म कुंडली ऐसे वाले कॉम्बिनेशंस मैंने बताए थे ना मैडम, 2 क्लासेस पहले की क्लास देखो ना। हाँ हाँ, वो त्रिकोण वाला और हाँ, दृष्टि वाला जो है ना। हाँ, 7वीं दृष्टि वाला, और वो बताया था ना। जी ठीक है, दीदी वो 159 वाला ना, 159 159 वाला भी था, 7वीं दृष्टि वाला भी था, और जो ग्रह के साथ कोई बैठा है वो भी था। 3 तरह से था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। वो वाला आप उस दिन का वीडियो देखो ना जाके। वीडियो में क्लियर है। ठीक क्लियर है है जी, मैडम। ठीक है ठीक है। ठीक है जी, नमस्कार, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू दीदी। ठीक ठीक।